नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ हैं अरुण कुशवाहा सर, जो पटना हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता है, साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट के भी अधिवक्ता हैं। और आप एक और बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ये संविधान विशेषज्ञ भी है, संविधान के ज्ञाता भी है। भारत आज भी कहीं न कहीं कुपोषण और गरीबी के शिकार है। कई लोग हैं जिनको काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले यहाँ लोग हैं। आखिर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इस स्थिति में आ गई है कि वो गरीबी है, और इससे फिर कैसे उबरा जाए, इसी पर हम लोग बातचीत आज करेंगे। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ हैं। तो क्या सर, भारत जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो अब ये पूरे गरीबी के दलदल से कैसे निकलेगी भारत? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, बुद्धमय भारत हो, बुद्धमय दुनिया हो की कामना करता हूं। और जहां तक भारत की गरीबी का सवाल है, तो भारत को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंडिया इज ए पुअर कंट्री। ये दुर्भाग्य है। बहुत सा देश जो भारत के बहुत बाद आज़ाद हुए हैं और वो सब देश बहुत आगे निकल गए, तो फिर हम क्यों पीछे रह गए, इस पर कभी जो है हम लोगों ने बात ही नहीं किया। यहाँ पर साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा होते हैं, वैज्ञानिक क्यों नहीं पैदा होते हैं, यहाँ पर कोई विजनरी लीडर क्यों नहीं होता है। आज के दिन में भारत के 75 साल में हमने एक अम्बेडकर क्यों नहीं पैदा किया, गांधी क्यों पैदा नहीं किया, जयप्रकाश फिर क्यों नहीं पैदा किया। तो ये सब समस्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है भारत के गरीबी का, दो कारण सबसे स्पष्ट है। पहला कारण तो ये है कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत को अमीर बनाना है तो सबसे पहले जो है यहाँ के कृषि को उन्नत करना होगा। इसलिए कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव का उन्नति जब तक नहीं होगा तब तक भारत की उन्नति हो ही नहीं सकती है। और ये बात सच्चाई भी है। आज हम लोग अगर एक काम कर दिए होते आज़ादी के 75 साल के बीतने के बाद, इस समय में, कि देश का जितना भी उर्वरा वाला जमीन है, उपजाऊ जमीन है जिसमें खेती बाड़ी हो सकती है, उसको सालों भर पटवन की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, इरिगेशन की व्यवस्था हम लोग अगर कर दिए होते तो आज हमारा कृषि उत्पाद इतना ज्यादा होता भारत में कि हम पूरे दुनिया को खिला सकते थे। और इसके लिए कुछ बहुत बड़ी काम नहीं करना था। सबसे पहले तो पार्लियामेंट से एक कानून बना देना था कि गारंटेड इरिगेशन एक्ट एक बना देता कि जितना हमारा कृषि योग्य भूमि है वो सबको सालों भर पानी के लिए एक कानून बना देता कि सालों भर सिंचाई की व्यवस्था करना सरकार की मैंडेटरी जिम्मेवारी है। और उसके लिए करना क्या था, हर 200 बीघा जमीन पर एक पक्का तालाब इंजीनियर से हिसाब लगा के, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना गड्ढा, कि एक बार बरसात में उसमें पानी भर जाए तो सालों भर सिंचाई उसका 200 बीघे जमीन की होते रहे। और इसी तरह से पूरे हर 200 बीघा पर माने एक तालाब बनवा दिया जाता। सबसे पहले काम ये करना चाहिए था कि भारत को अगर उन्नत बनाना है, अमेरिका से भी रिच बनाना है और अमेरिका से भी पावरफुल बनाना है, तो पहला काम करना था कि यहाँ के एक एक इंच भूमि पर सालों भर सिंचाई की व्यवस्था करना था। तो आज भी वो किया जा सकता है। गारंटेड इरिगेशन एक्ट बनाना चाहिए पार्लियामेंट को। इन लोग के पास विजन ही नहीं है, कुछ सोचता ही नहीं। इन लोग को इतना पैसा, पार्लियामेंट्रियन को 5 करोड़ का विकास का निधि मिल जाता है, उसके बाद जो है सैलरी इतना मिल जाए, ऐशो आराम, एसी में घूमने का पूरा देश, ये सुविधा में इतना मस्त हो जाता है कि ये लोग समाज का और देश का कुछ सोचता ही नहीं। तो आज भी अगर पार्लियामेंट से एक कानून बना दिया जाए, गारंटेड इरिगेशन एक्ट बना दिया जाए और उस एक्ट में ये प्रोविजन कर दिया जाए कि पहला काम भारत में होगा कि हर 200 बीघा पर एक पक्का तालाब बनेगा, वाटर रिजर्वायर बनेगा, कि बरसात में पानी भर जाए तो सालों भर सिंचाई होने लगे। तो एक काम। दूसरा काम करना होगा कि जब सिंचाई सालों भर होने लगेगा तो प्रोडक्शन सालों भर होने लगेगा, खेती का काम सालों भर चलेगा।
जी। तो उसमें उत्पादन इतना ज्यादा होने लगेगा कि फिर उसका फिर रख रखाव मुश्किल होने लगेगा। जैसे मान लीजिए सालों भर टमाटर होने लगे, कोई किसान है 100 बीघा का, 100 बीघा में उसने टमाटर लगा दिया, तो हजारों टन टमाटर होगा, और टमाटर 4 दिन में सड़ जाता है। तो सरकार को व्यवस्था ये करना पड़ेगा कि हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में टोमेटो सॉस बनाने का छोटा सा प्लांट बैठा दे। टमाटर उत्पाद होगा, उसका टोमेटो सॉस बनेगा, पैकेजिंग हो जाएगा, और उसको प्रोसेसिंग करके पैक कर दीजिए, तो वो साल भर तक सही रहता है, बिकता है। उसी तरह से जहां मिर्चा की खेती बहुत हो रही है, मिर्ची, हरी मिर्ची, तो चिली सॉस बनाने का प्लांट बैठा दीजिए गांव गांव में, वो चिली सॉस बनेगा तो साल भर चलेगा। जहां गेहूं हो रहा है वहां पर बिस्किट बनाने की फैक्ट्री कर दीजिए, जहां जौ हो रहा है बार्ली बनाने का कर दीजिए, जहां लीची हो रहा है लीची का जूस बनाने का पैकेजिंग का प्लांट बैठा दीजिए। जितना कृषि पर आधारित प्रोडक्ट हो रहा है, चना हो रहा है तो चना का जो चूर बनता है, चना चूर, उसको बनाने का पैकेजिंग का हर गांव गांव में बैठा दीजिए। तो हर एक कृषि उत्पाद का हम लोग उसका पैकेजीकरण करें, और सरकार का काम इतना ही हो कि उन सारे प्रोडक्ट को खरीद ले, और खरीदने के बाद किसान को पैसा दे दे पहले, और उस प्रोडक्ट को दुनिया के वैसे देशों में बेच ले जिस देश में खाद्यान्न की कमी है, जहां रेगिस्तान है, जहां बर्फीला है, जहां पहाड़ है, जहां खेती बाड़ी का चांस ही नहीं है, तो वो सब भूखा देश, भूखे रहता है, वहां बहुत महंगा अनाज बिकता है। तो ये सब जब प्रोडक्ट पैदा होने लगेगा, सालों भर जब टमाटर होने लगा, आलू होने लगे, तो पोटैटो चिप्स बनाने का बैठा दो प्लांट, तो सारा उत्पाद जितना भी होने लगे, सैकड़ों, हजारों, लाखों टन होने लगे, फिर भी उसका पैकेजिंग करके हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचना शुरू कर दें, तो जानते हैं इससे क्या होगा? पूरे विश्व का पैसा भारत में आने लगेगा, पूरे देश का पैसा आने लगेगा, हर तरह का करेंसी आने लगेगा। तो डॉलर का दाम भी बराबर हो जाएगा रुपया का। डॉलर का दाम इसलिए घटता है कि आपके यहाँ कहीं का पैसा आता नहीं है, और आपके यहाँ का पैसा विदेश में धड़ल्ले से जाता है। तो पहला काम ये करना होगा, भारत को गरीबी से मुक्त करना होगा है, तो पूरे देश के खेती को सालों भर सिंचाई की व्यवस्था करना होगा, और उससे जब सिंचाई होने लगेगा तो सालों भर प्रोडक्शन होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएंगे, और उसको पैकेजिंग का, और उसको जो है बना करके उत्पाद को पूरे दुनिया में सरकार खरीद के बेचे, तो किसान के बच्चों को वही काम मिल जाएगा। सर एक बीच में रोकना चाहते हैं सर, आपने कहा कि देश में नीति की जरूरत है, ऐसा नीति बने जिसमें सालों भर किसानों को मतलब सिंचाई की सुविधा हो, लेकिन क्या नीति बनने से ही सुविधा मिलेगी या नियत भी होनी चाहिए? नहीं, नीति बना करके उसको जमीन पर उतारना पड़ेगा। बहुत सारी नीतियां बनी हुई है जिसका मतलब उपयोग या सही से काम नहीं हो रहा, जैसे कि शिक्षा का अधिकार हो, चाहे स्वास्थ्य का अधिकार हो, तो बहुत सारी हमारी नीतियां बनी हुई है, लेकिन उसका सही से मतलब लागू नहीं हो पा रहा। तो क्या आप इस विश्वास कर सकते हैं कि अगर इस तरह की नीति लागू हो जाए तो क्या सरकार कृषि पर ध्यान देगी? देखिए, बता रहे हैं नियत जरूरी है कि नीति जरूरी है? नियत जरूरी है और इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक तो इन लोगों को जो जितना भी कानून बनाता है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होता है, और जो कानून बनना चाहिए वो बनता नहीं है, और जो नहीं बनना चाहिए वो सब कानून बना करके और कानून का जंगल पैदा कर दिया है भारत में। आज जनता उलझ गई है इस जंगल में। तो हमने बताया कि पहला जो देश का गरीबी दूर करने का जो व्यवस्था हो सकता है और रुपया का वैल्यू डॉलर के बराबर करने का, तो यहाँ के एक एक इंच भूमि पर कृषि का उत्पाद करना होगा और उस उत्पाद को पूरे दुनिया में बेचवाना होगा। सरकार का ये काम रहेगा। और दूसरा जो काम करना होगा, भारत को अगर गरीबी से निकालना है, अमेरिका जैसा अमीर देश या सर्वशक्तिशाली देश बनाना है और डॉलर की कीमत जो है रुपया से भी कम करा देना है, डॉलर का कीमत, रुपया का दाम बढ़ जाए डॉलर से भी, अगर ये कराना है तो दूसरा काम करना पड़ेगा कि भारत के लाखों लाख स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने, डॉक्टरी पढ़ने, कंप्यूटर की पढ़ाई करने विदेशों में जा रहे हैं, और एकक मेडिकल के पढ़ाई में रूस में और
चाइना में जाते हैं हमारे छात्र, तो 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया वहां लिया जाता है फीस के रूप में, और ऐसा लाखों लोग हमारे हैं। तो लाखों करोड़ हमारा पैसा जो है भारत का पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, मेडिकल करने के लिए, लॉ करने के लिए इंग्लैंड में जा रहा है, कंप्यूटर साइंस का पढ़ाई करने, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने, हाई लेवल का जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके लिए जो विदेशों में हजारों हजार जो हमारे छात्र लाखों की संख्या में जा रहे हैं, तो हमारे गांव, हमारे ही देश का पैसा ना जाके देता है वहां। तो यहाँ का 80-84 रुपया चल जाता है $1 के बराबर। अमेरिका में जो करेगा मेडिकल, तो सोचिए कि यहाँ का कितना ज्यादा रुपया वहां चला जाएगा। तो इसलिए दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि एक कानून बनाना पड़ेगा कि भारत में जहां कहीं जो भी व्यक्ति टेक्निकली एजुकेटेड है, अगर वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहता है, मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है, कंप्यूटर का इंजीनियरिंग का कॉलेज खोलना चाहता है, लॉ का कॉलेज खोलना चाहता है, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन बीएड का खोलना चाहता है, पैरामेडिकल का खोलना चाहता है, तो कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होना चाहिए, उसको पूरा छूट देना चाहिए। और ये जो क्राइटेरिया लगा दिया जाता है, अगर आज के दिन में आप मेडिकल कॉलेज खोलने जाएंगे तो आपके पीछे 5 कुत्ता छोड़ दिया जाएगा। जो ही आप खोलेंगे तो सबसे पहले पहुंच जाएगा बिजली विभाग वाला, कहेगा ओ आपने इसमें तो व्यवसाय कर दिया, अब मीटर जो है आपका बिजली का दर जो है कमर्शियल रेट से लगेगा। दूसरा उधर मकान वाला पहुंच जाएगा, ओ आपने कॉलेज खोल दिया है तो आपको जो है इसका कमर्शियल रेट टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा कुत्ता उधर से आएगा, कहेगा कि वो इसमें जो है ये काम हो रहा है तो हमको जो है अब जीएसटी बढ़ा दीजिए, फलना टैक्स बढ़ा दीजिए, यानी कि उसके बाद रंगदारी टैक्स आ जाएगा, पुलिस वाला आ जाएगा कि ये हमारे इलाका में चल रहा है तो हमको इतना टैक्स चाहिए। तो इस तरह से अगर यहाँ का आदमी एक छोटा सा भी कॉलेज खोलना चाहे तो उस पर 5-7 कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, और वो इतना परेशान कर देता है कि बेचारा शुरू ही करता है और उसका बंद हो जाता है। और इतना ज्यादा टर्म एंड कंडीशन लगा दिया गया है कि आपको 20 बीघा का जमीन का होना चाहिए, 50 बीघा होना चाहिए, तब आप कॉलेज खोल सकते हैं। तो ये तो पूंजीपतियों के लिए रास्ता आप बना रहे हैं। अगर कोई आदमी 10 रूम में ही कोई मेडिकल कॉलेज चलाना चाहता है और उसके पास टैलेंट है, शिक्षा है, कोई अगर 10 रूम में ही इंजीनियरिंग कॉलेज चलाना चाहता है, कोई 5 रूम में ही कोई लॉ कॉलेज चलाना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो आप क्यों रोकते हैं? और यही सब जो रोकते हैं तो विदेश जाता है पढ़ने के लिए, तो हमारा अरबों खरबों रुपया वहां चला जाता है। तो अगर इस बात को अगर सरकार एक सिंगल विंडो एक बना दे कि कोई भी मेडिकल कॉलेज खोल सकता है, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकता है, कोई भी लॉ कॉलेज खोल सकता है, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन पैरा मेडिकल का सब खोलने का छूट रहेगा भारत में, खाली उसका डिग्री होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। ये अगर कर दिया जाए तो अरबों रुपया हमारा जो विदेशों में चल जाता है पढ़ने में। अभी हाल ही में यूक्रेन पर जब हमला हुआ तब न पता चला, यूक्रेन में 20,000 भारत का छात्र मेडिकल कर रहा था। अच्छा। और एक एक छात्र पर 25 लाख 30 लाख खर्चा है वहां, तो 30 लाख रुपया एक छात्र पर और 20,000 वहां कर रहा था, यूक्रेन जैसा छोटा मोटा देश में, तो कितना अरब रुपया हमारा जा रहा था वहां। जी। तो इसलिए ऐसा अमेरिका और रूस और इस सब में तो बहुत ज्यादा जाता है। तो भारत को गरीब होने का कारण यही है कि यहाँ के लोगों को आप एजुकेशन खोलने का इंस्टीट्यूट खोलने पर पाबंदी लगा रखा है, इतना ना कड़ा टर्म एंड कंडीशन लगा दिया है कि न राधा के 9 मन घी होंगे न राधा नाचेंगे। तो इसलिए यहाँ का पैसा विदेशों में चला जाता है। तो दूसरा काम ये करना होगा कि विदेश में पैसा जाने से रोकने के लिए यहाँ के लोगों को सारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलने का पूरा छूट देना पड़ेगा, और जो उसको तंग करेगा उस पर तुरंत एफआईआर हो, और उसको जो तंग करे पुलिस विभाग हो या बिजली वाला हो या कमर्शियल टैक्स वाला हो या जीएसटी वाला हो, उसको तुरंत जेल भेज दिया जाना चाहिए। तब जाके यहाँ इंस्टीट्यूट खुलेगा, टेक्निकल एजुकेशन होगा और यहीं पर छात्र पढ़ेंगे, और तब जाकर के यहीं पर आइंस्टीन पैदा होंगे, यहीं पर न्यूटन पैदा होंगे, यहीं पर मार्कोनी पैदा होंगे, भारत में वैज्ञानिक पैदा होंगे जो अभी आज तक भारत में वैज्ञानिक पैदा ही नहीं होते हैं। क्योंकि कारण उसका वही है कि भारत में एजुकेशन खोलने का आपको अधिकार ही नहीं है, और है भी अधिकार तो इतना ज्यादा कलिष्ठ टर्म एंड कंडीशन आप लगाए हुए हैं कि भारत में साइंटिस्ट पैदा नहीं होते हैं। तो अगर देश को बचाना है
तो शिक्षा की व्यवस्था यहाँ छूट करनी होगी। हम्म। कोई भी जो शिक्षा, कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूट खोलना है वो खोले, और दूसरा काम करना होगा कि कृषि पर आधारित उद्योग लगाना होगा। ये जो बातें अगर हो जाती हैं तो डॉलर का दाम, मैं कहता हूँ निश्चित तौर पर डॉलर का दाम रुपया से कम हो जाएगा, और ये चीज हो सकती है, और भारत फिर से एक धनी मानी देश, अमेरिका से भी धनी और अमेरिका से भी शक्तिमान हो सकता है। और यहाँ भी न्यूटन पैदा हो सकते हैं, मार्कोनी पैदा हो सकते हैं, गैलीलियो पैदा हो सकते हैं, साइंटिस्ट पैदा हो सकते हैं। चलिए वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देश की तरक्की के बारे में 2-3 फार्मूला दिया। इस फार्मूला के आधार पर देश तरक्की कर सकता है। और बाकी हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि सर का जो आइडिया है, सर का जो विचार है, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। और जितना भी, अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के आइडियाज हो तो जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि फिर हम उस आइडिया पे काम कर सकते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।